नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत प्यारी सी सुबह के साथ। साथियों, आपको बता दूँ, पिछले चैप्टर में हमने चर्चा करी थी लोकसभा की। पार्ट अपना चल रहा है संसद। संसद में हमने राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, और पिछले लाइव सेशन में हमारी जो बात हुई थी उसके बाद जो अपनी बात चल रही है वो आज अपन शुरू करने वाले हैं। लोकसभा का ही एक अंग है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कहने का मतलब है पदाधिकारी। चर्चा शुरू करते हैं। पिछले वाले लाइव सेशन में मैंने एक चर्चा करी थी आप लोगों के साथ छोटी सी, और चर्चा साथियों ये थी कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है। मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं आपके साथ। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ने से पहले लोकसभा की कोई कार्य प्रणाली देखते हैं कि वास्तव में होता क्या, क्यों प्रोटेम स्पीकर बनेगा, क्यों ये सारी चीजें आएंगी। तो सुनो, देखो, लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य जो होता है वो साथियों होता है राष्ट्रपति का। कहा गया कि या तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा लोकसभा अध्यक्ष के सदस्यों को, और या शपथ राष्ट्रपति द्वारा तय किया गया व्यक्ति दिलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि किसे तय करे राष्ट्रपति। तो देखो साथियों, एक पद हमने लिया, मैंने सवाल पूछा था, आपके जवाब ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का पद, प्रोटेम स्पीकर का पद हमने लिया। किस देश से ग्रहण किया, ये सवाल मैंने पूछा था, आपका जवाब हो जाएगा फ्रांस से। प्रोटेम स्पीकर कहां से आया है? फ्रांस से। होता क्या है सुनेंगे साथियों। राष्ट्रपति अगर शपथ ना दिला पाए तो एक पदाधिकारी नियुक्त करता है जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। ये लोकसभा का वो सदस्य होगा। सवाल ये उठता है कि कौन होगा, और ये होगा तो यही क्यों होगा। तो देखो, इसमें क्या करता है राष्ट्रपति। कोई दल नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, कोई नियम नहीं होता साथियों। राष्ट्रपति एक ही नियम का प्रयोग करता है, और वो नियम होता है कि वह लोकसभा का सबसे अनुभवी व्यक्ति हो। जिस भी लोकसभा की हम बात कर रहे हैं वो उस लोकसभा में, जैसे मान लो कह दे 5वीं लोकसभा में, दूसरी लोकसभा में, पहली लोकसभा में, वर्तमान लोकसभा में, किसी भी लोकसभा की बात क्यों ना कर ले साथियों, सवाल ये उठता है कि वो उस लोकसभा में सबसे अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा। ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने के बाद ये तो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, और इसका मुख्य कार्य होता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। साथियों, आपको बता दूं कि शपथ लेने से पहले तक वो सदस्य नहीं माना जाता। चुनाव जीत चुके होते हैं लेकिन वो सदस्य के रूप में और अपनी सीट पे जाके बैठने का जो हक प्राप्त करते हैं संसद में, वो शपथ ग्रहण करने के बाद ही कर पाते हैं। इससे पहले वो वहां बैठने का हक नहीं रहते। आपको बता दूं, जुर्माना तक तय होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है शपथ लिए बगैर तो जुर्माना तय है, और संसद प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की राशि भी तय कर सकती है। जैसे मान लो 500 रुपये तय कर दिया कि अगर आप बिना सदस्य शपथ लिए आ गए तो 500 रुपये लगेंगे। ऐसे कुछ जुर्माना भी तय होता है, ये संसद तय करती है। तो अनुभवी व्यक्ति के रूप में शपथ ले जाते हैं। यहां से हमारे सामने कई सवाल निकल के आते हैं। एक सवाल तो ये कि कहां से लिए गए, पर जवाब हो गया, बोले सर फ्रांस से लिया गया। दूसरा सवाल ये है कि भाई वर्तमान लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है। पिछले वाले सारे याद रखें ना रखें, लेकिन कम से कम वर्तमान याद रखें, क्योंकि साथियों आपको बता दूं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में करंट जीके का एक बहुत बड़ा रोल होता है। साथियों, कभी वक्त मिला तो करंट जीके के साथ आपसे मैं पिछले सेशन में भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब भी कह रहा हूं मैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या चैप्टर आपको करने हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। करंट जीके के साथ मैं आपके साथ विशेष चर्चा करना चाहूँगा। कभी एक दिन अपन एक बड़ा सा सेशन लेंगे जिसमें करंट जीके के साथ लाइव चर्चा रहेगी अपनी। तो साथियों आपको बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ये पूरा करंट जीके क्या ही एक रूप होता है, क्योंकि राष्ट्रपति बदल गया, वेतन भत्ते बदल गए, पदाधिकारी बदल गए, और सारी चीज़ें बदल गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ये बदलाव होता रहता है। तो साथियों, जैसे
कब आपातकाल लगा, किसकी सरकार आई, प्रधानमंत्री कौन बना, शपथ किसी के समक्ष ली, किसका पद रिक्त हुआ, वर्तमान पदाधिकारी कौन है, करण जी के बड़ा विशेष है। तो यहाँ अब जैसे मान लो अपनी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो पूछ सकता है ना 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, किस दल का बहुमत है, किस दल को कितनी सीटें मिली हैं, महिलाओं की संख्या वगैरह 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 वगैरह। तो करण जीके की चर्चा करेंगे। आप बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे कि कब क्लास करें, कब कुछ करें, क्योंकि आप जैसा करेंगे उस हिसाब से अपन पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, चर्चा करेंगे कभी। आज अपन बात करते हैं। तो दो सवाल हैं, एक तो ये कि पहली लोकसभा पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, और दूसरा है कि वर्तमान जो 17वीं लोकसभा, आज जब मैं आपसे 2020 में चर्चा कर रहा हूं, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सॉरी वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो देखो, पहले जो प्रोटेम स्पीकर बने थे, बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। नाम आपने निश्चित रूप से सुन रखा है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें प्राय करके छोटे शब्दों में जी वी मावलंकर के नाम से हम जानते हैं। जीवी मावलंकर जिन्हें हम कहते हैं। साथियों, ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अंतरिम संसद अपनी बनी थी संविधान सभा के रूप में, तो उसी समय इनको इस संसद का अध्यक्ष चुन लिया गया था, और यही पहले प्रोटेम स्पीकर थे। अगर तो साथियों बात करें 17वीं लोकसभा की, तो आपको बताना चाहूंगा 17वीं लोकसभा में जो अपने प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो है वीरेंद्र कुमार, जो एमपी के टीकमगढ़ सीट से हैं, और 7वीं बार संसद में लोकसभा के या संसद सदस्य के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं। तो पहले लोकसभा में या पहले प्रोटेम स्पीकर संसद में अपना गणेश वासुदेव मावलंकर हो गए हैं, और वर्तमान में वीरेंद्र कुमार हैं। वीरेंद्र कुमार, ठीक है भाई, हो गई बातें। चलो, कार्यकाल क्या रहेगा सर, काम क्या करेगा, तो शपथ दिलाने का कार्य करेगा। अब उसके बाद देखो क्या होता है, बात अपन आते हैं मुद्दे पर, जो आज अपना चैप्टर है लोकसभा अध्यक्ष। जिसे हम स्पीकर कहते हैं, क्योंकि अपना संविधान मूल रूप से इंग्लिश भाषा में लिखा गया और लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। तो साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार है, पूरी कहानी ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, गौर करना। साथियों, कहानी इस प्रकार है कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, किसी एक दल के पास सरकार बनने का तरीका होता है, किसी एक दल के पास सरकार का बहुमत होता है, वो सरकार चलाती है। तो सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर करता है। राष्ट्रपति करेगा या उसका द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर करेगा। उसके बाद क्या होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसकी तारीख हमेशा राष्ट्रपति तय करता है। अब लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है ये कौन करता है, तो साथियों यहां लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा, सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। जो भी लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, वो अपने में किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में और एक को लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में। अब यहां थोड़ा सा मैं आपके नोटिस में डालना चाहूंगा। देखिए, प्रोटेम स्पीकर उस दल का होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, 16वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। सरकार तो बीजेपी की थी, भारतीय जनता पार्टी दल की सरकार थी। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए राष्ट्रपति जिस तरीके का इस्तेमाल करता है वो ये था कि वो सबसे वयोवृद्ध हो, ताकि इस बात को लेकर कोई मामला ना बने, ताकि ये सदस्यों के बीच में मनमुटाव ना हो, ताकि भावनाएं नहीं आहत हों। बस
तो चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। साथियों, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये उसी दल का बनेगा जिस दल के पास सरकार है, क्योंकि ज्यादा बहुमत तो उसी के पास है, विपक्षी दल का तो बन नहीं पाएगा। तो ये दल तय करता है, उसके बाद निर्वाचन होता है, सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि शपथ त्याग पत्र, तो साथियों आपको बता दूं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक ऐसे ही सदस्यों द्वारा अपने में से लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। ये दोनों जो होते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही अपने पद के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले ही सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं प्रोटेम स्पीकर के सामने। अब जैसे ही लोकसभा में तारीख तय होती है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया साथियों, उसी टाइम लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये पद की शपथ तो ग्रहण करता है कौन? प्रोटेम स्पीकर, लेकिन पद के रूप में त्यागपत्र नहीं देता है। लोकसभा अध्यक्ष पद के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन पद के रूप में त्यागपत्र देने का कार्य अवश्य करते हैं। अब सवाल ये कि स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखो, दो पद हैं लोकसभा के पदाधिकारियों की हम चर्चा कर रहे हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। साथ ही आप याद रखना, दोनों परस्पर एक दूसरे को त्यागपत्र देने का कार्य करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। बात करें कि इन्हें पद से कैसे हटाया जाता है, तो लोकसभा द्वारा बहुमत के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। साथियों, यहां जो चीज आप गौर करेंगे, अब मुझसे सवाल जो पूछेंगे, आपके मन में जो एक विचार आएगा कि यदि कोई अध्यक्ष है और इस समय उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए, हटाने का प्रस्ताव लोकसभा लेके आए, तो क्या वह अध्यक्षता करेगा? साथियों, इस दौरान वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। अगर हटाने का, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, मामला चल रहा है, तो इस दरमियान, इस समय अवधि के दौरान लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते। चलो साथियों, महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है कार्यकाल, कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। साथियों, आपको बता दूं, अब यहां लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो वर्तमान लोकसभा से लेके वर्तमान लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, वर्तमान लोकसभा जो है चुना गया है उस दिन से लेके और अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, ये थोड़ा सा ध्यान देना। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जिस दिन वो पद पे आया है, यानी कि वर्तमान लोकसभा में, उस दिन से लेके अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर रहेगा। लेकिन यही बात अगर हम उपाध्यक्ष में करें तो साथियों, लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल वर्तमान लोकसभा तक रहता है। जिस दिन लोकसभा समाप्त हो जाती है, पहले पिछले चैप्टर में हम चर्चा कर चुके थे कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है। जिस दिन लोकसभा का विघटन हो गया उसी दिन लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी पद समाप्त हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये वर्तमान लोकसभा से कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक अगली लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। साथियों, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है और क्यों जरूरी होता है? तो देखो साथियों, अनुच्छेद 74 पे लेके चलता हूं आपको थोड़ा सा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। तो वहां ये साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और ये जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के सदस्यों से बनती है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के ही सदस्य होंगे, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। आपको पता होगा, प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा का हो सकता है, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व हमेशा कहाँ होगा? लोकसभा में ही होगा। मंत्री वहां से हो सकते हैं, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद राज्यसभा की नहीं हो सकती। और ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद कभी भी भंग नहीं होगी। अगर तो लोकसभा भंग हो गई है, साथियों बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत बार आपके मन में डाउट आता है कि मंत्रिपरिषद भंग हो गई। बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल भंग करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ एक विवाद हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कार्यकाल किया, एक विवाद आता है, हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है, इंदिरा गांधी विवाद में एक बात कही गई कि यदि लोकसभा भंग हो गई है तब भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, क्योंकि अगर ये आपने भंग कर दी संपूर्ण रूप से,
तो संविधान के अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए मंत्रिपरिषद सामान्यतः भंग होती है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग के लिए पर्दे के पीछे हमेशा मौजूद रहती है, और इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आगामी लोकसभा की पहली बैठक तक कार्य करता है। चलो भाई ठीक है, बात करें वेतन की। तो साथियों आपको बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति में बहुत अच्छी चर्चा आपसे कर रहा हूं, दोनों सदनों की चर्चा कर रहा हूं। पहले उपराष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो अपना वेतन जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में कभी ग्रहण नहीं करते हैं। साथियों आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन नहीं लेते। इस पद के रूप में उनका वेतन शून्य होता है, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करते हैं। और इसीलिए देखो, अपने पास दो सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, इसलिए दोनों सदनों के जो अध्यक्ष हैं उनका वेतन बराबर होता है। इसलिए एक सदन अध्यक्ष के रूप में और एक सदन सभापति के रूप में, तो दोनों का वेतन बराबर रखा जा सकता है। तो जितना वेतन उपराष्ट्रपति का है उतना ही वेतन किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। शायद मेरे ख्याल से ये चीजें आपको याद रह जाएंगी। चलो भाई, तो ये हो गया कार्यकाल, चुनाव हो गया, कार्यकाल हो गई। योग्यता की बात कोई ध्यान करनी नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोकसभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये काम क्या करेगा, त्यागपत्र हो गया, कार्यकाल हो गई, योग्यता हो गई, शपथ हो गई, काम क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्य करेगा, क्यों बनाए, तो सुनो, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत सारी बातें हमें करनी है। लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं, तो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक बुलाना, बैठक स्थगित करना। साथियों, आपसे राष्ट्रपति में मैंने चर्चा करी थी, पुनः आपको याद दिला रहा हूं। संघीय व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और संघीय सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जुड़ी हुई हैं, परस्पर मिलकर कार्य करती हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के सत्र बुलाते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे, बहुत अच्छे दो सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जवाब आपसे उपेक्षित है। अगर लोकसभा का सत्र की बुलाने की बात करें, अगर तो संसद सत्र बुलाने की बात करें, तो साथियों याद रखेंगे, संसद के सत्र बुलाना और सत्र समाप्त करना कार्य हमेशा राष्ट्रपति का होता है। लेकिन साथियों, बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूं, आप गलत मत करना, मैं बार बार आपसे चर्चा करता हूं, मेरे साथ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे चर्चा करें तो आप ध्यान देंगे कि लोकसभा का सत्र हो चाहे राज्यसभा का सत्र हो, यदि बात आई बैठक की, तो आप आराम से इत्मीनान से बात करना, किसी के बारे में पूछ ले, देखो लॉजिकली समझो बात को, किसी के भी बारे में पूछ ले, बिल्कुल इत्मीनान से समझा रहा हूं। विधानसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, अगर आपसे पूछे कि बैठक कौन बुलाएगा, तो बैठक बुलाने का काम हमेशा अध्यक्ष का होता है, बैठक समाप्त करने का काम हमेशा अध्यक्ष का होता है। और अगर शब्द आ जाए सत्र, तो राज्य में राज्यपाल करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। सीधा सीधा मतलब है, संसद के सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, समाप्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन किसी सदन की बैठक बुलाना और बैठक समाप्त करना काम उस सदन के अध्यक्ष, और अगर उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह उसके उपाध्यक्ष का होता है। जैसे राज्यसभा में सभापति बुलाएंगे, ना हो तो उपसभापति बुला लेंगे, और अगर तो लोकसभा में नहीं है तो अध्यक्ष बुलाएंगे, ना हो तो उपाध्यक्ष बुला लेंगे। चलो भाई, बैठकों की अध्यक्षता करेगा, बैठक बुलाना, बैठक स्थगन करना, और क्या काम करेगा, दोनों सदनों की बात कर रहा हूं, साथ साथ बता रहा हूं। अगर कोई सदस्य लगातार बिना पूछे 60 दिन अनुपस्थित रह जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, दल बदल के आधार पर निर्णय, दल बदल के आधार पर अयोग्यता की जो बात होती है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। देखिए सर, आपको बता दूं, राज्यसभा में कोई दल नहीं होता है, राज्यसभा में दल के आधार पर सदस्य नहीं होते हैं, बहुमत की बात नहीं होती है, क्योंकि 1/3 आएंगे, 1/3 जाएंगे। लेकिन अगर लोकसभा में कोई सदस्य बार बार दल बदल कर रहा है, अगर दल बदल करेंगे तो कोई सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। जैसे अपन बार बार देखते हैं, कई उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला, बीजेपी की कांग्रेस सरकार थी,
कमलनाथ सरकार थी। ज्योतिराव सिंधिया जो हैं उन्होंने अपने कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस से दल छोड़ा और बीजेपी का दल ज्वाइन किया। उस दल को देखने के बाद होता क्या है कि ज्योतिराव सिंधिया जो है वो चले गए कांग्रेस छोड़ के, बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का बहुमत साबित नहीं हुआ और वापस सरकार किसकी बन जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो ऐसे अगर दल बदल हो रहा है, बार बार निर्णय बदला जा रहा है, तो साथियों याद रखेंगे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। और ये 10वीं अनुसूची जो है ये संविधान में हमने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें साफ साफ उल्लेख किया गया कि यदि दल बदल हो रहा है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष उसका निर्णय ले सकता है। और क्या महत्वपूर्ण कार्य करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब साथियों ये सवाल है कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया में जब हम पहुंचेंगे तो बात करेंगे। यहां इतना समझ लो कि संसद में यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी मुद्दे को लेकर, पूरा विस्तार से समझाऊंगा संविधान निर्माण कानून निर्माण की कहानी में, यहां थोड़ा सा समझा रहा हूं क्योंकि हम यहां लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं, बाकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो आप यहां समझने का प्रयत्न करें कि यदि संयुक्त अधिवेशन आयोजित करवाया जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का, तो राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, लेकिन अध्यक्षता कभी नहीं करेगा। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत कौन करेगा, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आगे संसद में आपको बताया जाएगा कि कितनी बार संसद के संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो चुके हैं। अगर ये हम बात करें तो देखो क्या कार्य करेगा, निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। भाई क्या कार्य करेगा, निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। सीधी सी बात है, सामान्य शब्दों में समझने का प्रयत्न करिए। अध्यक्ष अपना सामान्य मत क्यों नहीं दे सकता। हम बार बार चर्चा करते हैं, जैसे हमने सभापति, राष्ट्रपति उपसभापति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, लिखा हमने, पढ़ा हमने, क्या सामान्य मत का प्रयोग नहीं करेगा, क्यों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। तो साथियों समझो कब होगा भाई, लोकसभा में मान लो किसी दिन 500 सदस्य पहुंचे, कोई भी विधेयक पर चर्चा चल रही थी। अब या तो सदस्य क्या करेंगे, हां, या सदस्य क्या कहेंगे ना, दो ही तो बातें करेंगे, या तो उसको स्वीकार कर देंगे किसी विधेयक को, या तो उसको अस्वीकार कर देंगे। मान लो 250 ने हां कह दिया, 250 ने, अगर तो 501 है तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि फिर तो एक तरफ अपने आप ही क्या हो जाएंगे 251। और भाई इंसान आधा आधा तो नहीं बट सकता ना, या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। ऐसे थोड़ी कह सकता देख ले तेरे हिसाब से, इसमें देखना क्या है फिर, हैं। चलो ठीक है, तो 500 सदस्य आ गए, हाँ या ना, बराबर हो गए। तो अध्यक्ष का ये दायित्व बनता कि वो किसी भी बैठक को उसके अंतिम मुकाम तक लेके जाए, अंतिम मंजिल तक उसको लेके जाए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम मंजिल के बिल्कुल नजदीक जाके हार जाते हैं। फिर अपने को खुद को संतुष्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए हम ये कहते हैं कि अरे यार हार तो गए, लेकिन मैंने कुछ सीखा, मैंने ये हासिल किया। ये केवल हम अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप से समझौता करने के लिए करते हैं। साथियों आप तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य सीखना है या जॉब लगना है। बिल्कुल सीखना है, लेकिन सीखना किसके लिए, जॉब के लिए। आप तैयारी किए जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, क्या ये उद्देश्य था? क्या ये सोच के आए थे कि मैं जॉब लगूंगा, नहीं लगूंगा, लेकिन सीखते जाऊंगा? नहीं ना, बिल्कुल। मैं सीखे बिना तो हम जॉब लग ही नहीं सकते, लेकिन जब तक हम जॉब नहीं लगेंगे मुझे नहीं लगता कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। आपको कुछ नहीं सीखना था, आपने कुछ नहीं सीखा था, फिर भी आपको जॉब मिल गया, तो आप क्या कहोगे कि भाई मुझे समझ आए या नहीं, मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो लक्ष्य था पूरा हो गया। बात तो यही तो है। तो अब आप समझने का प्रयत्न करो कि जिस मुकाम को लेके, जिस मंजिल को लेके हम चले हैं, वो अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्य में हार जाएंगे। और हमारा उद्देश्य ये था कि लोकसभा हो चाहे कोई भी सदन हो, कहीं भी अध्यक्ष हो, अध्यक्ष का ये कार्य होता है, अध्यक्ष का ये उद्देश्य होता है, अध्यक्ष का ये
दायित्व होता है कि उस बैठक को पूरा करे, किसी भी तरीके से करे। अब अगर ये पहले ही मत का प्रयोग कर चुके होंगे, सामान्य मत का प्रयोग कर चुके होंगे, तो इस अंतिम रूप से निर्णय को कैसे ले पाएंगे, अंतिम रूप से निर्णय कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये तब तक मत का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि अनिर्णय की स्थिति ना आ जाए। अनिर्णय की स्थिति होगी तो ये जो भी बात करेंगे उससे निर्णय निकल आएगा। अगर तो इन्होंने हाँ कहा तो हाँ हो जाएगी, अगर तो इन्होंने ना कहा तो ना हो जाएगी। इसलिए इनके द्वारा दिया गया मत हमेशा क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं जो 100% होता है। याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 118 के तहत किया जाता है। और जो लोकसभा अध्यक्ष का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है, बहुत अच्छा कार्य है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय हमेशा कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 110 के तहत। तो लोकसभा अध्यक्ष जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो कोई विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं बन पाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे सदस्यों का त्यागपत्र ग्रहण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रपति में हमने चर्चा करी थी कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति इस बारे में सर्वप्रथम सूचना किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करने का कार्य करते हैं। संसदीय जो समितियां बनाई जाती हैं उनके बारे में, उस पैनल के बारे में चर्चा कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब यहां हम बात करें इतिहास में, दल बदल पे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है लोकसभा अध्यक्ष के। अब हम बात करें इनके इतिहास की कि भाई इतिहास क्या है इनका, लोकसभा अध्यक्ष का पद कब मिला, लोकसभा अध्यक्ष पद का इतिहास क्या है, कहां से यह पद है, कब यह पद अस्तित्व में है। तो साथियों आपको बता दूं 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के शासन अधिनियम में साथियों 2 सदनीय विधान मंडल अस्तित्व में आए थे और वहां पे एक अध्यक्ष बनाए गए थे और उसी से हम लोकसभा अध्यक्ष की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। फ्रेडरिक व्हाइट पहले उस समय अध्यक्ष बने थे और उसके बाद ही ये सदन वहां से लोकसभा में आ गया जो 1921 में बने थे। और साथियों यहां बता दूं सच्चिदानंद सिन्हा इसी समय उपाध्यक्ष बने थे जो पहले भारतीय थे। हालांकि ये फ्रेडरिक व्हाइट भारतीय नहीं थे। विट्ठल साहब जो हैं वो बाद में स्वराज्य पार्टी के रूप में 1925 के लगभग आते आते लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वहां उस समय उस 20 सदनीय विधानमंडल में अध्यक्ष बने। तो पहले भारतीय जो थे वो विट्ठल थे और 1900 स्वराज्य पार्टी के, लेकिन 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बता चुका हूं। फ्रेडरिक व्हाइट जो है वो पहले अध्यक्ष बने और सच्चिदानंद सिन्हा जो वो पहले उपाध्यक्ष बने। अब इसके बाद अगर हम बात करें आंकड़ों की तो देखो साथियों वर्तमान आंकड़ों पे आपको लेके चलता हूं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आपका जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर है। दूसरा वर्तमान कौन है तो साथियों आप समझने का प्रयत्न करें। वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और इस 17वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। साथियों अगर आप राजस्थान विशेष में हैं, राजस्थान राज्य से विशेष तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। एक तो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं और दूसरा क्या है, राजस्थानी मूल के पहले व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं 17वीं लोकसभा में। राजस्थान राज्य का एक जिला कोटा आता है, उसमें एक सीट है लोकसभा की जो कोटा बूंदी सीट के नाम से जानी
जाती है। कोटा बूंदी जिले में समझना, सीट का नाम है, लोकसभा सीट का निर्धारण जो कोटा बूंदी सीट से, यहां से चौथी बार निर्वाचित होके गए हैं और इस बार ये लोकसभा अध्यक्ष बने। तो वर्तमान भी हैं और राजस्थान से तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि राजस्थानी मूल के पहले अध्यक्ष हैं। बात करें महिलाओं की, तो भाई देखो, भारत में स्पेशल हम बात करें तो लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में महिलाएं ज्यादा नहीं बनी। 17वीं लोकसभा के तो ये हैं ही हैं वर्तमान में। अब आपसे पूछे इससे पहले कौन सी लोकसभा थी 17वीं से पहले? हाँ, जवाब आया आपका 16वीं। हाँ बिल्कुल, कितना होशियार हो, होशियार देखो कितने हो ना। 17वीं से पहले 16वीं थी, मुझे भी आज ही पता चला। 16वीं लोकसभा में, और उससे पहले लोकसभा थी 15वीं लोकसभा में। तो देखो, महिला अध्यक्ष के रूप में बात करें तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी वो बनी थी मीरा कुमार, जिन्होंने 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। 5वीं महिला उम्मीदवार बनी थी मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और साथियों आपको ये बता दूं, ये अनुसूचित जाति से भी हैं, प्रथम दलित महिला भी कह सकते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं। एक ये तो बनी है 16वीं लोकसभा में, सॉरी 15वीं लोकसभा में। 16वीं लोकसभा में बैक टू बैक दूसरी महिला जो हैं और 2 ही महिला अध्यक्ष बनी हैं, ये बनी हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, ये बनी है 16वीं लोकसभा में। तो 2 ही महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी हैं। एक महिला है मीरा कुमार जो 15वीं लोकसभा में है, और एक महिला है सुमित्रा महाजन जो 16वीं लोकसभा में, और 17वीं लोकसभा के ओम बिरला जो राजस्थानी मूल के पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद बात करें सर्वाधिक कार्यकाल की, तो बलराम जाखड़ जो हैं वो 7वीं और 8वीं लोकसभा में सर्वाधिक कार्यकाल के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद बात करें कोई विशेष रहा है क्या, तो साथियों अपने एक लोकसभा अध्यक्ष थे नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन साथियों ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और राष्ट्रपति का वीडियो अगर आपने देखा है मेरा पहले वाला, नहीं देखा तो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। वहां मैंने एक सवाल रखा था कि एकमात्र राष्ट्रपति, इनके बारे में जो राष्ट्रपति के रूप में महत्वपूर्ण है वो ये कि निर्विरोध निर्वाचित है। लेकिन एक सवाल और रखा गया था वहां पे मेरे द्वारा, पूर्व वीडियो में चेक कर ले, कि एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। देखो साथियों हुआ क्या था, सारी कहानी आपको बताता हूं। देखो चौथी लोकसभा में अध्यक्ष बने, चौथी जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष बने नीलम संजीवन रेड्डी, पद से त्यागपत्र दे दिया। चौथी के बाद लोकसभा आई 5वीं, तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो अध्यक्ष बने, उन्होंने भी त्यागपत्र दिया। 5वीं के बाद लोकसभा आई 6ठी, वापिस लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? नीलम संजीवन रेड्डी, पुनः इन्होंने त्यागपत्र दिया है। यहां इन्होंने त्यागपत्र दिया है 1977 में 6ठी लोकसभा में, और त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा है, और यह त्यागपत्र देने के बाद चुनाव लड़कर चुनाव जीतने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। तो चौथी लोकसभा में त्यागपत्र, 5वीं लोकसभा में त्यागपत्र गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, और 6ठी लोकसभा में त्यागपत्र। तो 2 अध्यक्ष जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, नीलम संजीवन रेड्डी 2 बार। कौन कौन सी लोकसभा में? चौथी लोकसभा में और 6ठी लोकसभा में। 2 व्यक्ति जिन्होंने, एक व्यक्ति और है 5वीं लोकसभा में गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, पद से त्यागपत्र दिया। चलिए भाई, इसके बाद अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में महिलाओं की चर्चा हो गई, कार्यकाल की बात हो गई, योग्यता की बात हो गई, सारी चीजें हो गई। थोड़ा सा नोटिस अगर हम डाल लें तो थोड़ी सी चर्चा हम उपाध्यक्ष की भी कर लेते हैं। साथियों बहुत ज्यादा कुछ चर्चा है नहीं, उपाध्यक्ष का चुनाव ठीक वैसे ही होता है जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का कार्यकाल ठीक वैसे ही होता है। यहां पे आपको समझने की बात क्या है कि उपाध्यक्ष के रूप में एक आंकड़ा कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो आप बता देंगे अनंत कुमार संयनम थे पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। महिला की कोई विशेष चर्चा है नहीं। ये सारा क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों आप यहां समझना, देखो संसद में हमने लोकसभा पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा, राज्यसभा के सभापति उपसभापति पढ़े, लोकसभा में लोकसभा का सभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा।
अब हम आगे की जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संसद की कार्य प्रणाली। साथियों आपको बता दूं, संसद को मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चैप्टर ले रहे हैं। पहला चैप्टर जो है उसमें संसद की जानकारी ली है, दूसरा चैप्टर जो है उसमें हमने संसद के एक पार्ट के रूप में राज्यसभा को लिया है, तीसरा चैप्टर जो है उसके एक पार्ट के रूप में हमने लोकसभा को लिया, चौथे चैप्टर के रूप में हमने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लिया, और पांचवा चैप्टर अपना रहेगा, अगला जो लाइव सेशन अपना रहेगा उसमें पांचवा चैप्टर रहेगा संसद की कार्य प्रणाली की। संसद में कानूनों का निर्माण कैसे होता है, संसद की कार्य प्रणाली क्या होती है। अब साथियों आपसे मैं थोड़ी सी और अपनी रूप से बातें करूं, मैं आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूं साथियों, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है माइंड कोचिंग क्लासेज के द्वारा, जो आपके साथ ये चर्चाएं की जा रही हैं, बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात का बहुत बहुत हमें फ़ख्र है। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने इत्मीनान से और इतनी शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दो चर्चाएं आपके साथ करूं, एक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताने की कोशिश करें कि कौन सा चैप्टर आपको और पढ़ाया जाए, कौन सा चैप्टर आप विशेष रूप से मुझसे पढ़ना चाहते हैं। दूसरा आप ये बताने की कोशिश करें कि अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यूस रखते हैं। अब साथियों देखो क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर कहीं से पढ़ लिया, एक चैप्टर कहीं से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना, आपको बराबर सारा पढ़ना है। चलो इसी के साथ आज का लाइव सेशन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय माइंड। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको नमस्कार, राम राम।